अरुण जी नमस्कार। जी, नमस्कार जी। अरुण जी जैसा कि मुझे आपके बारे में पता लगा कि आप ना केवल समाज सेवा से जुड़े हैं, लेखन क्षेत्र में भी आपने काफ़ी काम किया है और समाज में आपकी हर क्षेत्र के अंदर जो है मूवमेंट रहती है या हथौड़ा में। मेरी जिज्ञासा सबसे पहले तो ये है कि आपका जो प्राथमिक शिक्षा या बचपन जो आप इस शहर में गुज़रा होगा, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए? तो देखिए क्या है कि हम लोग बड़े फैमिली से हैं। मतलब कि हम लोग हमारे जो बिरादरी है, कास्ट है, वो वाली का अच्छा पीपल है, यहाँ पे जनता लोग रहते हैं। मतलब चाचा-चाची या बुआ जी हुआ और मेरे दादाजी की पूरी फैमिली, उनके बच्चे, तो इतनी बड़ा परिवार है यहाँ पे। तो हम लोग तब से ही हम लोग का बचपन कैसा था कि हम लोग खाते-पीते घर के, मतलब हम लोग को रोज़गारी के लिए दूर जाना नहीं पड़ता था। हमारे खेतों में अनाज आ जाता था, तो हमें लोग को पढ़ने के लिए आसानी था। हम लोग अ, पहले तो प्राइमरी जो यहाँ पे था, मैंने पढ़ाई शुरू किया। एक ब्रिटिश टीचर ने एक बोर्डिंग खोला हुआ था, तो वो टीचर ने मेरे को, मैंने स्टैंडर्ड 1 तक उसके साथ पढ़ा। बाद में ड्यू टू उसका नेपाल में रहने का कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं होगा, तो फिर वो लोग चले गए। उसके बाद में मैंने फिर पढ़ाई शुरू किया सरकारी स्कूलों में। यहाँ पे जितने भी स्कूल है उस वक़्त बोर्डिंग हुआ नहीं करता था। एक बोर्डिंग था वो चला गया, बाकी एक छोटे-मोटे छोटा-सा बोर्डिंग था, लेकिन उससे अच्छा था सरकारी स्कूल ही। तो सब बड़े लोग वहीं पे पढ़ते थे, तो हम लोग स्कूल में पढ़ना शुरू किया। तो मैं बचपन से ही थोड़ा हाई स्पीड स्टूडेंट था, हाइब्रिड। मतलब कि मैंने स्टैंडर्ड 1 के बाद सीधा स्टैंडर्ड 4 में मैंने का एग्ज़ाम दिया, तो मैं पास हो गया। तो मैं 2-3 स्टडी किया ही नहीं। 4 में गया तो 6 महीने के बाद मेरे को फिर 5 में जाने को मौका मिला। मैंने अपना पूरा कोर्स खत्म कर लिया। तो 5 के बाद भी 6 महीने के बाद में मैं 6 में चला गया। ओके। तो मैं 6 के बाद भी फिर 6 महीने के बाद 7 में चला गया। उसके बाद में 7, 8, 9, 10 मैंने आराम से अपना एजुकेशन खत्म किया। हम लोग का नेपाल में क्या होता है कि एसएलसी, स्कूल हाँ, लिविंग सर्टिफिकेट, जी। तो अभी 11-12 अभी शुरू हुआ है। लेकिन पहला तो हमारे ज़माने में नहीं हुआ करता था, एसएलसी ही आयरन गेट हुआ करता था। उसके बाद में हमें कॉलेज में जाना होता था। तो फिर मैं कॉलेज पढ़ना शुरू किया। तो कॉलेज में भी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश की। कभी इंजीनियरिंग में चले गए, कभी माइनिंग में चले गए, फिर आके फिर अपना घर परिवार देखना होता था। तो मेरे बचपन में मैं जब 10 साल का था, पिताजी गुज़र गए। उस वक़्त मैं क्लास 7 पे था। साढ़े 10 का उम्र था मेरा। तो पिताजी गुज़रने के बाद फिर हमें अपने बिज़नेस को सँभालना था। बड़े भाई ने बिज़नेस सँभाला, फिर उस उनका सेकंड मैन के रूप में मुझे काम करना पड़ा, तो मैं ज़्यादा दूर जाके नहीं पढ़ सका। लेकिन बाद में जब हमारा इकोनॉमी और पिताजी का छोड़ा हुआ जो लाइन था, उसको हमने ट्रैक में लाने के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया और आज तक मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो अच्छा। पढ़ाई का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बहुत सारे जगह पढ़ा है। मैं अभी भी कभी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए कहीं फ़ॉरेन में कोई प्रोग्राम हो 2-3 महीने का, तो मैं चला जाता हूँ ओके। और ऐसे मेरा जीवन में चलता रहा है। और मैं अभी भी साहित्य पढ़ता हूँ, पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ने का एक शौक है, मैं किताब भी पढ़ता रहता हूँ। तो ये क्या है कि इससे दिमाग को और ताज़ा बनाता है और लोगों के साथ मिलने के टाइम में जो भी हमारे पास ज्ञान होता है ना, उससे हर कोई, हर किस्म के आदमी के साथ में घुल-मिल के बात कर सकता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट हो, खेत खलिहान वाले आ गए तो उनके वही बात करने लगे, साइंटिस्ट आ गए तो फिर वही बात करने लगे, स्कूल के टीचर आ गए तो स्कूल के बारे में बात करने लगे, तो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस वाले आ गए तो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस का क्या चल रहा है नेपाल में, जीडीपी के बारे में बात करना हो तो वो बात कर लो। फिर मैंने बाद में तो इकोनॉमी पढ़ा, तो मैंने इकोनॉमी में जो सीखा है, तो मैं आज वो जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बालापन जो होता है ना, बचपन का जो दिन था, हुँ। वो बचपन का दिन का पढ़ाई मेरा अच्छा रहा, लेकिन उस वक़्त सर से पिताजी का हाथ निकल गया। वो तकलीफ़ था, लेकिन वो तकलीफ़ ही मेरे जीवन का शक्ति बना और मैं उसी लिए मुझे और पढ़ने का प्रेरणा मिला और मैं पढ़ता रहा। उसी विषय पर मैं एक मेरा प्रश्न ये भी है कि आप कर सकते हैं। आपके पिता का आपकी छोटी आयु में जाना, तो आगे माताजी ने कैसे आप लोगों को सँभाला होगा और आप खुद अब आज प्रेरणा हैं लोगों के लिए, तो माता-पिता का कितना प्रभाव रहा आपके व्यक्तित्व के ऊपर जो आज महसूस करते मैंने हो? आज भी, मेरे पिताजी ने जो नाम दे रखा है, सरनेम जो हमारे शुमारगी है, वो मेरे पिताजी ने गेन किया था उस नाम को। तो उस नाम से जिस
पिताजी गुजरने के बाद उन्होंने हम दोनों बच्चों में और हमारे 2 बहनों में वो पिताजी का जो छाप था ना, प्रभावशाली छाप, तो वो छाप उन्होंने हमारे चेहरे में देखना शुरू किया और कभी भी उससे नीचे नहीं गिरने की वो हौसला उन्होंने हमें दिया। और आज भी पिताजी का वो वाला जो चीज़ है, जो उसका उनका पर्सनैलिटी, उनका क्वालिटी, और इस गाँव कस्बे में पैदा होके भी पूरा नेपाल भर में उन्होंने इतने छोटी उम्र में अपना नाम को जैसे फैलाया था, उनका एक्टिविटीज़ और उनके जो बोल्डनेस था, उसके चलते जो बेनिफिट मिला है, सर से पिताजी का जो प्यार निकल गया, लेकिन उन्होंने जो चीज़ रास्ता दिखाया था, तो वो जो उसी रास्ते में हम लोग आगे बढ़े और पिताजी ने, हम लोग छोटे थे तब इंडस्ट्री का लाइन दिया था, तो हम इंडस्ट्री में आ गए। तो हम कंटिन्यू इंडस्ट्री में ही हैं और हम लोग ने जो सीखा है पिताजी का। और माँ का बात करें तो वैसे माँ भगवान होती है, लेकिन मेरी माँ भगवान से भी भगवान है, क्योंकि पिताजी उनके अच्छी उम्र में पिताजी गुज़र गए और उन्होंने हमें जिस तरह से परवरिश दी, वो हम कहते हैं ना मम्मी को टाइगर, हमारी मम्मी टाइगर से भी कम नहीं है। तो हमको ज़्यादा लेट हुआ तो आएगी, बोले तुम्हें सोने का टाइम नहीं। और जब हमें सोने को मन करता था तो सोने का टाइम नहीं। आज के दिन में कहते हैं कि तू थक गया है, सो जाओ दिन में। अब दिन में हम लोग सो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा बना दिया। आदत। और आयरन लेडी की तरह माने इस समाज में भी पॉलिटिक्स भी की, अच्छी ओहदा भी उनको मिला, उनको मर्यादा भी मिला। उन्होंने यहाँ पे अवेयरनेस के काम किया। नेपाल में गरीबी थी, तो उस वक़्त ज़्यादा बच्चा पैदा करते थे, तो मम्मी ने क्या किया कि ज़्यादा जिसका घर में बच्चा हो तो औरत को पकड़ के ले जाके हॉस्पिटल में ले जाके ऑपरेशन करवा दिया। ओके। वो जो ताकि आगे। नसबंदी का जो जी, बोलते हैं इंडिया में, जी। तो वो भी उन्होंने अभियान चलाया। तो मम्मी ने इस शहर में, इस गाँव को अभी शहर बन गया, तो उसमें उन्होंने उस वक़्त काम किया था। तो फिर मम्मी का जो गाइडलाइंस मिला, जी। वो गाइडलाइंस ही हम लोग का सबसे सफलता का सबसे बड़ी बात है। और पिताजी ने रास्ता बना दिया, उन्होंने गाइडलाइंस दिया और हमें इधर-उधर चलने भी नहीं दिया कि हमको सही जगह पे पहुँचना है, तो हम लोग उसी तरह पहुँच गए। लेकिन वो जो मम्मी और पिताजी और बाबा और मम्मी का जो प्यार था, उन्होंने इकट्ठा प्यार दे के चले गए। हम धीरे-धीरे उसको लेते रहे और वो सम्मान हमको मिलता रहा और हमने वो सुमार्गी जो मतलब सु मतलब अच्छा, मार्ग मतलब रास्ता। तो उन्होंने मेरी किताब में आगे मैंने लिखा है कि नेपाली में कहते हैं ना, मार्गै मार्ग छ लौ बुझ तिमी, मार्ग यही छ उत्तम, हिँड्नै पर्छ भने सबजना हिँड, सुमार्ग नै छ उत्तम। रास्ते ही रास्ते हैं यहाँ पे, रास्ते वही उत्तम होता है जो सुमार्ग होता है। अगर चलना ही है तो तुम सुमार्ग पे चलो, वही होगा तुम्हारे लिए उत्तम। तो ये पिताजी ने वो रास्ता बताया था, तो वो रास्ता आज तक हम लोग चल रहे हैं। जीवन में उतार-चढ़ाव बड़ी बात नहीं है, सबको आना चाहिए। वो आने के बाद ही वो उतरेगा तो चढ़ेगा, तो सीधा ऊपर चढ़ता ही रहेगा तो पहुँच उसका मंजिल पता नहीं होगा। तो वो ये सब चीज़ क्या है, जीवन में कमी या बेसी जो होता है, उससे भड़कना भी नहीं है, उससे तरसना भी नहीं है। बस उसको भी जीवन का एक सीख-सीख के आगे निकलना है, तो ये हमको मौका मिलता रहा और हम लोग करते रहे। माता-पिता के अलावा आपके बड़े भाई जो हैं, उनका भी आपके व्यक्तित्व पे काफ़ी प्रभाव नज़र आता है, क्योंकि आपने पुस्तक भी लिखी है। थोड़ा-सा उस हुँ। पुस्तक के बारे में उल्लेख करें? ऐसा बात है, जब मेरे पिताजी गुज़रने के बाद भाई साहब ने मेरे पिताजी का समान उन्होंने मेरे को प्यार किया। हुँ, वो तो नहीं कर पा रहे थे, हुँ, वो उछल-कूद नहीं कर सकते थे, तो वो क्या चाहते थे कि जो हिरनो होता है ना जंगलों में, हुँ, हिरणों की तरह मैं भी फुदकते हुए, चलते हुए, जिसके घर पे पिताजी हैं, जिसके बस, तो उस तरह से मेरा भाई सोचे। तो उन्होंने ये जीवन भर मेरे को वही हिसाब से उन्होंने मुझे प्रेम दिया। पाला भी, हुँ, हुँ, पढ़ाया भी और गाइडलाइंस भी दिया और वो हर चीज़ का गुरु रहे मेरे। ड्राइविंग से लेकर हर चीज़ का, स्पोर्ट में भी वो मेरे गुरु रहे, पढ़ने में भी वो मेरे गुरु रहे और उन्होंने जिस तरह से मेरे को सँभाल के, पाल-पोस के बड़ा किया, तो मेरे को लगा कि भई ज़िंदगी में आज तक किसी ने अपने भाई के बारे में किताब नहीं लिखा। यहाँ तो भाई-भाई बँटवारे में लग जाते हैं। जी। तो मैंने सोचा भाई ये मेरे भगवान हैं, मैं लक्ष्मण हूँ, ये राम है, तो भाई लक्ष्मण का भूमिका तो निभा दूँ। तो मैंने बोला कि चलो पुस्तक लिखते हैं। तो मैंने 5 साल लगा के एक पुस्तक लिखा और वो पुस्तक का आज 10 साल हो गया और नेपाल में उस पुस्तक को ढूँढ-ढूँढ के पढ़ने वाले आज बहुत सारे लोग हैं और पुस्तक में आज तक किसी ने उँगली नहीं उठाया कि तूने ये जो मटेरियल है ठीक नहीं है। कोई फिक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज़ राइट एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो करके हमने वो किताब बनाया। वो किताब बनाने के बाद मैं अभी उसका इंग्लिश एडिशन भी निकालने वाला हूँ। मैंने भी वो काम कर रहा हूँ। जैसे क्या है कि
कोई भी आदमी अपने को ही बड़ा समझता है, जी, लेकिन बड़ा वो होता है जो दूसरों को बड़ा बनाता है, तो वही बड़ा बन सकता है। ये मैंने कुछ सीख मिला है। जी, तो मैंने हमें बहुत अच्छे-अच्छे योगी, संत, महात्मा लोग मिले। वो हमारे पुनर्जन्म पहले ही जन्म में लिखा होगा कि तुम्हारे पास अच्छे-अच्छे लोग आएँगे। तो ये अच्छे-अच्छे लोग में से घर पे ही हमारे एक बड़े अच्छे हैं। उन्होंने जिस तरह से 14 साल में अपने बागडोर सँभाला और आज तक नेपाल में एक परिचित व्यक्तित्व बना दिया उन्होंने। तो वो बनाने वाले जो भाई हैं, उसके बारे हुँ, में तो किताब बनता ही है। तो मैंने फिर एक किताब लिखा कि आने वाले पीढ़ी को ये लगे कि अजय सुमार्गी कैसे बना और अजय सुमार्गी बनने में क्या-क्या मसला उसमें लगा। जी। वो सब तड़का मैंने उसको लगाया, तो अभी वो तड़का लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि वो है ही रियलिटी। रियलिटी में कोई चीज़ बनता है तो वो चीज़ का मूल्य भी ज़्यादा होता है। आप क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध की बात करें तो आपने विवाह भी जो है हमारे भारत से ही हैं, अंकिता जी आपकी पत्नी। हाँ जी। आप ने ऐसा क्या विचार आपके मन में आया जो आपने भारत से जो है शादी की संबंध ये तो स्थापित क्या किया? होता है ना कि लिख का बात है। जी, मेरे जन्म में क्या-क्या लिख के आया है, कितने दुःख मेरे सर पे है, कितने सुख है, कितने भोग मेरे पास में है, तो ये लिखन का बात है। शादी का जब टाइम होता है तो बातें इधर-उधर चलती रहती है। तो 104 साल पहले नेपाल से गए हुए एक फैमिली का रिलेशन हमारे एक मामा जी के ये माध्यम मेरे से। ससुर जी क्या है कि वहाँ पे एसजीपीजीआई में मेडिकल ऑफिसर थे। ये आर्मी से रिटायर होने के बाद वो भी आर्मी में भी मेडिकल ऑफिसर थे। ओके। उसके बाद में वो चले गए एसजीपीजीआई में। हुँ, तो ये हमारे यहाँ के मम्मी ने मुँह बोली भाई एक है, मम्मी की उम्र हुँ, गुज़र चुके हैं। जी, उनके पोते का जो कुछ हार्ट में कोई छेदा-वदा का कोई प्रॉब्लम था, तो आए दिन वो लखनऊ चले जाते थे। तो हमारे ससुर का फैमिली का कल्चर देख के उनको लगा कि इस बच्चे को तो ओके। वो रिलेशन में वहाँ ले जाना चाहिए। तो हुँ, मामा का तो 2 बेटे थे, वो दोनों जापान में रहते थे। मामा का बेटा भी हम ही लोग थे, तो मामा हमारे गार्जियन थे, तो हमने उन्होंने कि ये प्रस्ताव रखा तो हम लोग गए, अच्छा संस्कार दिखा, अच्छी सुशील लड़की मिली, तो शादी की बात हो गई और शादी कर ली। आप अपने इतने व्यस्तम जीवन में किस तरह से पढ़ने का भी, समाज में भी ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं जो आपने स्थापित की होंगी? ये भी एक जिज्ञासा है और आप अपने समय को किस तरह से सदुपयोग करते होंगे? नहीं, मैं पहला तो मैं जो भी समय मेरे पास रहता है, वो पॉज़िटिवली उस क्या चीज़ किस चीज़ पे खर्च करूँ, वो मैं अपने हिसाब से उसको पाइपलाइन में रखता हूँ कि आज के दिन ये करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैं पैदा हुआ, इसी शहर में मैं बड़ा हुआ, तो इंडिया मेरे नज़दीक का देश था और क्रिकेट का नेपाल में संभावना मैंने देखा, तो मैंने अपने सिटी में क्रिकेट का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना और मैंने क्रिकेट पे बढ़ावा दिया। तो ये से बहुत सारे संस्था है जो मैंने खुद क्रिएट किया है और आज वो समाज में अपना काम कर रहा है। तो मौका मिलते ही मैं क्या करता हूँ कि लोगों के लिए मैं हँसी कहाँ बन सकता हूँ। हँसी का पात्र नहीं, खुशी का पात्र। जी, तो खुशी कैसे दे सकते हैं? खुशी पैसा से नहीं दिया जाता। वो आपका लगन और आपका डेडिकेशन से ही मिलता है। तो लगन और डेडिकेशन में पैसा नहीं लगता। उसमें आपका समय का आपको खाली सही तरीका से रखना है। परिवार के लिए देने वाले समय, दोस्तों के लिए देने वाले समय, सोशल एक्टिव सेक्टर में देने वाले समय और अपने बिज़नेस में देने वाले समय। वैसे लोग समय को दुरुपयोग करते हैं। जी, अगर कोई भी आदमी इस बात को समझ ले आज के दिन में कि समय को सदुपयोग किया कैसे जाए, इतना अगर सोच ले ना, तो जीवन में आज जो जीवन जी रहा है, 5 साल के बाद वो लौट के देखेगा तो बहुत आगे चला जाएगा। खाली समय लोग क्या करते हैं कि स्पेंड करते हैं। वो स्पेंड नहीं करना चाहिए खाली। उसको आप कुछ न कुछ क्रिएशन करना चाहिए, कुछ न कुछ लोगों के लिए करना चाहिए, अपनों के लिए करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। तो ये जो चीज़ होता है ना कि लोगों को जैसे किसी को हेल्थ बनाना है, सुबह जिम में चला गया और दिन भर सोता रहा, तो क्या मतलब हुआ? मतलब जिम करने के बाद तो उसके पास जो एनर्जी आता है ना, उस एनर्जी को वो काम पे लगाए और समाज पे लगाए और बुराइयों पे लोगों के विरुद्ध में लगाए। तो उसका ताकत का मज़ा आएगा ना, तो जी, फिर उसका ताकत का जो वहाँ पे जब काम आएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब लोग उसे भगवान की नज़र से देखना शुरू करेंगे। आपको तो कुछ करना ही नहीं है। कुछ छोटा-सा, प्यारा-सा लोगों को भाने वाला काम कर लीजिए, वो भगवान बोलेंगे। जी, भगवान बनने के लिए कोई वो कुंडल-वुंडल लगाने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। है। आप अपने काम करो और अपने काम के समय कुछ रह गया और जेब में भी कुछ पैसा भी रह गया, तो वो सोशल जगह पे लगाओ, जहाँ पे लोगं को नीड है। ज़रूरत है। ये जो हम लोग करते हैं, तो इसलिए हमको आनंद भी आता है।
और ये सब चीज़ क्या है कि किसी के कहने से नहीं करना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए और उसके परिवार में को भी वो संस्कार के साथ बाँटना चाहिए। ये संस्कार बाँटने के बाद, क्योंकि गरीबी और भूख सबके पेट में है, मन में भी गरीबी है, तो ये गरीबी को हटाना चाहिए। देखिए, आज आप जिस दिन जी रहे हैं, उसी दिन को आपको एन्जॉय करना है। आप आज ये जीवन जी रहे हैं और किसी के बड़े आदमी का वो जीवन देख के आप अपने आप को निराश बना रहे हैं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। हुँ, हुँ। आज आपके लिए वही दिन मिला है, तो आप उसी को अच्छा मान लीजिए। आप इस शहर में हैं, तो उसी शहर को अच्छा मान लीजिए। आज के सामने आपके सामने कोई आदमी बैठा है, तो उसी को बड़ा मान लीजिए और उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद में अच्छा ना लगे, तो दूसरे दिन दूसरे शहर में दूसरे लोगों के सामने पहुँचिए और जहाँ पे आपका मन वाला आदमी मिल जाए, वहाँ अपना मन का बात कर लीजिएगा। तो ये लोगों को क्या है कि जो चीज़ उसके पास है, वो उसका वैल्यू नहीं कर रहा है। ये जी, कहते हैं ना इंडिया में कि घर की मुर्गी दाल दाल बराबर। बराबर। जी। भाई, मुर्गी तो मुर्गी है, दाल कैसे हो सकता है? तो मतलब उसका वैल्यू नहीं देने जी, वाली जी, जो जी। बात है, ये एजुकेशन हमें सिखाया ये गया है। है। जी। साउथ एशिया में, इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये लोग सेम डायलॉग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। घर की हुँ, मुर्गी मुर्गी है, दाल नहीं है। तो ये जो हमारे जीवन में आप रूपांतरण करेंगे, तो यू बिल्कुल। कैन, आपको अच्छा चीज़ अचीव मिलेगा। मेरे को मानना है, हम लोग यही मानते हैं। आपने जैसा क्रिकेट के बारे में बताया आपकी रुचि जो कि जानकारी से मुझे भी पता लगा है कि आप जो ऑल नेपाल फुटबॉल फेडरेशन है वो भी आपके हथौड़ा अकेडमी का पार्ट है। हाँ जी। तो उस पे भी थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई, साहित्य, समाज के अलावा प्रतिष्ठित फुटबॉल फेडरेशन के साथ भी आपका संबंध है। देखिए, समय के साथ-साथ चलना चाहिए। नेपाल में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फुटबॉल सबसे लोकप्रिय गेम है, सबसे ज़्यादा खेला जाता सबसे है। खेला जाता है और सबसे ज़्यादा लोगों को इस खेल के बारे में समझ आता है। जी, एक साइड से दूसरे साइड के पोस्ट में गोल डाला, गोल हो गया। कितना गोल से? 2 गोल से जी, हारा, जी, 2 जी, गोल से जीता। जी, और गेमों में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड होता है। जी, तो समझने वाले तो बहुत ज़्यादा समझते हैं, ना समझने वाला वाला ये हमारे समझ में नहीं नहीं आता है। आता। तो ये सब चीज़ क्या है कि दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और ज़्यादा लोग खेलने वाले गेम और ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा लोगों का देखने का गेम का नाम है फुटबॉल। जी, तो नेपाल भी फुटबॉल के लिए पीछे नहीं है, आगे है। और आने वाले दिन में नेपाल का जो भौगोलिक वातावरण है, यहाँ के लोगों के एनर्जी का लेवल है, यहाँ के जो खाद्यान्न का जो क्वालिटी है, फूड कल्चर है, यहाँ के जो ऑर्गेनिक फूड लोग खाते हैं, तो उससे लोग ज़्यादा मजबूत हैं। जैसे कि कोविड में नेपाल के डेथ परसेंटेज कम रहा। सो व्हाई? क्लाइमेट और फूड और यहाँ के लोगों की ताजगी और तंदुरुस्ती। जी, इस चीज़ से लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जितना अड़ोस-पड़ोस में हुआ। तो इससे क्या होता है कि फुटबॉल नेपाल के लिए एक अच्छा गेम है। वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से इसका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो मैंने सोचा भाई अपने स्कूल को स्पोर्ट में भी आगे बढ़ाया जाए। बच्चों को खाली आज के दिन में पढ़ाई से ही नौकरी नहीं मिलने वाला है। खेल-कूद से भी बहुत आगे जा सकता है, सेलिब्रिटी बन सकता है। तो अब खेल को भी साथ-साथ ले चलो। तो ये सोच के मैंने इन्फा के साथ एग्रीमेंट किया और आज मैं इन्फा अकेडमी चला रहा हूँ। एकेडमिक के अलावा जो है जैसे आपने स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको विशेष रुचि है। आपकी खुद की क्या-क्या हॉबीज़ हैं? थोड़ा उस पे भी ज़रूर बताएँ। ऐसा क्या है कि मुझे बहुत सारी चीज़ अच्छा लगता है। मैं कलेक्शन भी करता रहता हूँ। मैं फिशिंग करने भी चला जाता हूँ, स्विमिंग भी कर लेता हूँ और खुद का बना भी रखा हूँ। तो मैं बहुत सारे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है। मैं पूरा लगभग-लगभग पूरा भारत अपना गाड़ी ड्राइव करके मैं लगभग-लगभग घूम चुका हूँ। अच्छा। साउथ के लास्ट छोर को छोड़ के, हुँ, हुँ। अभी बाकी नहीं है। पंजाब से लेकर मैं पूरा ग्वालियर तक, हुँ, हुँ। और मैं बहुत सारी जगह इंडिया का अपना खुद का ड्राइविंग करके मैं चलता हूँ, विदाउट ड्राइवर। मैं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ चलता हूँ और मुझे अच्छा लगता है और मैं उसका रिपोर्ट भी करता हूँ। ओके, डेली डेली नोट भी रिपोर्ट करता हूँ कि आने वाले दिन में वो भी मेरा एक किताब एक बन जाए। ट्रैवलॉग टाइप में। तो मैं लिखता भी हूँ, सोता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, खाता भी हूँ, पकाता भी हूँ। मुझे पकाने का भी वेरी गुड, शौक है, खाने का भी शौक है। बहुत बढ़िया। तो जीवन में आपको ऐसा कोई जगह खाली नहीं रखना चाहिए जो ये करने का मेरा मन था। नहीं, तो मन है तो कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? छोटा कर लीजिए, डेमो कर लीजिए या तो कर तो लीजिए, तो आपका मन का जो कुंठा है ना, वो हो निकल जाएगा। जाएगा। तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ। मैं किताब भी लिखा मैंने कविता भी लिखा। मैंने बहुत सारे मंचों में जाके कविता पढ़ने की
वो भी मैंने इच्छा भी ज़ाहिर की, लोगों ने मुझे वो दे दी। तो मैंने कभी कवियों के लिए कि पूरा नेपाल घूमने के लिए निकल गया, कभी क्या करने के मुझे क्या है कि जिस चीज़ से लोगों को एक संदेश मिले, जिस चीज़ से आपको ज्ञान मिले, जिस चीज़ से आपका शरीर, मन ये दोनों चीज़ फ्रेश हो जाए, उस चीज़ को ही एन्जॉय एंटरटेन कहते हैं। लोग कहते हैं सिनेमा देखो, डांस करो, क्लब पे चले जाओ, वो भी एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट आप जिस चीज़ से खुश रहोगे, जिस चीज़ से आपके चेहरे में खुशी आता है, उसको आप बिल्कुल, एंटरटेनमेंट समझो। माँ का खुशी, माँ का स्वास्थ्य, परिवार का खुशी, परिवार का स्वास्थ्य और परिवार का सुरक्षा, उसमें आपको खुशी आता है तो आप स्पेंड उस पे करो और बगीचे में 2 फूल लगाओ और जहाँ पे धूप रहना है वहाँ पे झूले लगा दो और झूले को पीछे से हाथ लगाओ और माँ जी खुशी रहेंगे, तो आपका चेहरे में खुशी आएगा, वही एंटरटेन है। तो एंटरटेनमेंट का लिए लोगों ने परिभाषा। घर से बाहर निकल के वो जो आउट ऑफ ट्रैक जो काम है, वो करने के लिए लोग एंटरटेनमेंट बोलते हैं, उसको एंटरटेनमेंट नहीं बोलते जी, हैं, उसको चीटिंग बोलते हैं। जी, उससे सुख नहीं आता है, कुछ है तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री लेस है। लेकिन जब आप बाउंड्री पे आएँगे तो क्वेश्चन आंसर वहाँ देना होगा, फिर उस दिन आपका चेहरे में वो खुशी गुम हो जाएगा। तो उस तरह का खुशी को खुशी नहीं बोलते। उस हम लोग तो जीवन में यही चीज़ सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में खुशी आता है तो कुछ देर वहाँ भी ठहराओ। जी, अब गुरुद्वारे में खुशी आता है तो वहाँ कुछ देर वहाँ भी ठहराओ। भले आप हिंदू हो का मतलब नहीं रखता, भले आप कोई हो मतलब नहीं रखता। मेरे घर के आगे मस्जिद है, मैं मस्जिद में भी टेक आता हूँ। वहाँ के लोग मुल्ला जी हमें प्यार करते हैं। कभी मेरे पिताजी खड़े रह के उस मस्जिद का ईंट लगाने में ओके, साथ दिया था, वो जी, कहते हैं। तो ये जो जीवन में जो भी चीज़ है, आपको आम अच्छा लगता है लेकिन 12 महीना आपका आम नहीं नहीं आएगा। रहेगा, तो क्या करोगे अब बाकी 9 महीना सीज़न क्या में। करोगे? हुँ, 9 महीना फल नहीं खाओगे। हुँ, तो हर फल का फल समझो, हर मंदिर को वही मंदिर समझो, अपना जो मंदिर है अपने हिसाब से पूजा करो। लेकिन दूसरों को नीच करके अपने को बड़ा करने वाला जो है, वो धार्मिक नहीं होता, वो पापी होता है। जी, तो मैं उसी तरह का मानता हूँ। जी। आप जैसे नेपाल में भ्रमण का आपने जैसे शौक बताया, भारत का आपने बताया मैं काफ़ी पार्ट जो है थोड़ा बहुत बचा है, सारा ऑलमोस्ट आपने खुद ड्राइव करके भ्रमण किया। इनके अलावा एशिया या एशिया के बाहर यूरोप में आपका भ्रमण का कुछ मेरा कहना तो अभी मैं गिनूँगा तो नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं अमेरिका, कोरिया, जापान, फ्रांस, जर्मन स्विट्ज़रलैंड अ, टर्की, साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान ये सारे कोई कंट्री लगभग मेरे बाकी नहीं है, मैंने घुमा हुआ हूँ। क्योंकि बार-बार घुमा हूँ, एक बार भी नहीं। तो अच्छे बड़े जितने भी देश हैं दुनिया के, ये सारे देश में मैं कदम रख चुका हूँ। वहाँ भी मैंने ड्राइविंग किया है, मैं वहाँ भी लोगों के साथ मिलता हूँ, वहाँ भी लोगों के साथ कुछ न कुछ पॉज़िटिव संदेश छोड़ के आता हूँ। तो मैंने दुनिया का अब कुछ 1, 2, 4, 10 बाकी देश होंगे, छोटे-मोटे साउथ अफ्रीका के देश बाकी है, ओके, बहुत सारे छोटे-मोटे देश हैं। अभी रशिया का भी छोटा-छोटा टुकड़ा हुआ है, तो उनमें से कुछ देश बाकी है, बाकी तो मैं घूम चुका हूँ बेलारूस, ये सब देश में जा चुका हूँ। तो मेरे घूमने के लिए, मैं देखने के लिए मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत बार कोरिया गया हूँ, बहुत बार जापान गया हूँ, बहुत बार अमेरिका गया हूँ, तो मैं बहुत बार जा जर्मन भी गया हूँ। तो ये तो मेरा आना-जाना लगा रहता है क्योंकि मेरे परिवार का बिज़नेस से भी मुझे ये मौका मिला है। हाँ, मैंने खुद अपनी भी वो रास्ता बनाया है। जी। मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी काम किया, उसके चलते भी मुझे जाने को मिला है। तो मेरे खुद के अपने रिलेशन से भी जाने को मिला है। तो मेरी अभी दुनिया का सारे दुनिया मैंने देखा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। अरुण जी, मेरा ये प्रश्न करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आपने विभिन्न देशों में यात्राएँ करी। आपने अपने जीवन में और अपने खुद के शहर में क्योंकि आप अपने शहर को बहुत प्रमुख रूप से देखते हैं जी। और लोगों के ज़हन में आपका नाम है, आपके परिवार का नाम है। तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बाहर से सीखी और यहाँ के लोगों को पार्टिकुलरली नेपाल के विकास में आपने उन सब चीज़ों को लेकर कुछ कार्य या कुछ प्रोजेक्ट लाए हों ताकि यहाँ के लोगों के जीवन पर और नेपाल या आपकी जो भूमि है, उसके विकास में कोई अनोखा कार्य भी किया हो? ऐसा है, एक तो ह्यूमैनिटी मैंने देखा है, हम ह्यूमैनिटी में काम करते हैं। ये मानव सेवा आश्रम है यहाँ पे, जिनका घर-बार होमलेस हैं, ब्रेनलेस हैं, तो उन लोगों को अपांग हैं, उन लोगों को हमने एक अच्छा-सा यहाँ मानव सेवा आश्रम बनाया है। तो मैं हेटौड़ा में ही? हथौड़ा में, आपको मैं वहाँ भेजूँगा,
अच्छा। मानव सेवा आश्रम देख लीजिएगा। जी। ये दुनिया का एक अजूबा है वो। ओके। वो जो जिसका मैं खुद कोऑर्डिनेटर बन के उस उतना बड़ा बिल्डिंग बनाया मैंने। हुँ, हुँ। तो मेरा काम क्या है कि मैं चीज़ को देखता हूँ, लोगों को कहता हूँ और उन लोगों को उस पे प्रेरित करता हूँ और मुझे और आगे जाना है। वहीं रुक गया, तो मैं वही तक ही सीमित रह गया और जो लोग ज़्यादा दूर तक जा सकता है, उसे दूर तक जाने का रास्ता खोल देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मानवता का सेवा का जो एक नमूना इस हेटौड़ा में जो बना है, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी रहा, तो मैंने उसमें काम करने को मौका मिला। अब रहा हमारे देश को आगे बढ़ाने के जी, लिए क्या कर सकते हैं? महत्वपूर्ण उसके बात लिए है। कि मैंने करीबन 12 साल नेपाल के ए लेवल के जो नेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें मैंने 12 साल करीबन इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखा। लिखिए। जी। तो उसके बाद में मेरे को तंग आ गया, भई ये लिखने के बाद भी ये लोग समझते नहीं। तो अब ये चलो क्या करते हैं? चलो इस बार सोचा हूँ कि मैं पब्लिकली कुछ करके दिखाऊँ। तो मैंने देखा कि नेपाल में एग्रीकल्चर का बड़ा संभावना है। ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और वो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं, वही लोग उसके एम्प्लॉयी हैं। तो इसको किसी तरह से मॉडर्नाइज़ किया जाए, लोगों को समझाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इंडोनेशिया में एग्रीकल्चर का जो बना हुआ है उसको सीखते हैं। तो मैं ऑक्सफोर्ड के 2 प्रोफ़ेसर साहब ने मेरे को मौका दिया, चलो भाई हम लोग भी आ रहे हैं 15 दिन आप भी आओ। तो फर्स्ट मैंने वहाँ पे जाके 2006 में इंडोनेशिया में एग्रो टूरिज़्म कैसे हो सकता है, मैंने वो ओके। उसका मैंने अध्ययन किया। जी। उसके बाद में मुझे एग्रो का एक कंसेप्ट बना, तो मैं आज 100 किसान अभियान करके इंटीग्रेटेड फार्म कैसे चलाते हैं। ओके। जैस जब तक हम छोटे-छोटे किसानों की तरह काम करते हैं, वो अपने दैनिक घर के लिए सब्जी बन सकता है, लेकिन वो मनी नहीं बन पाएगा क्योंकि उसको बेचने के लिए बाज़ार तक ले जाना पड़ा। माल निकलेगा 10 केजी या 20 केजी, 20 केजी सामान लेके आप मंडी तक पहुँचोगे, तो मंडी तक पहुँचते-पहुँचते वो आपको बहुत तकलीफ कराएगा। वो उसको फिर लौट के आना है, तो आपका जाना और आने का जो खर्चा है और वो 20 केजी में मिलने वाला जो आपका मुनाफ़ा है, उसका डिफरेंसेस से कुछ मतलब ही नहीं हुआ। हुँ, हुँ। तो लोगों को पहला कृषि कृषि क्या है? कैसे पहले हमारे देश में इतना ज़्यादा उपज नहीं होता था कि ज़्यादा लोग कृषि में थे। तो उस वक़्त जब कोरिया में भूखमरी लगा, इकोनॉमी डाउन हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ से चावल भेजा और आज भी कोरिया के लोग कहते हैं कि उस वक़्त हम लोग भूखे थे तो आप लोगों ने चावल भेजा। अच्छा। आज वो खुद उत्पादन करके खा रहे हैं और हमारा उत्पादन घट गया। हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे जितने भी युवा लोग हैं, उन लोगों को यहाँ रोज़गारी देने के लायक काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, उस तरह का पॉलिसी आई नहीं और किसानों का घर में वहाँ उतना जो खेती-बाड़ी से उन लोगों का 5, 6, 7 आदमी का रोज़गारी पेट नहीं भरता था, तो लोगों को क्या करा नौकरी ढूँढने के लिए पहला तो ज़्यादा लोग इंडिया चले जाते थे। नेपाल के वेस्टर्न साइड के जितने भी एरिया है, वहाँ से दिल्ली नज़दीक रहता है, पंजाब नज़दीक रहता है, तो वहाँ चले जाते थे। उसके बाद में ये जो फ़ॉरेन में बाहर के लेबर का जो काम करने का जो सिस्टम बना, तब नेपाल का लेबर ज़्यादा जाने लगा। आज के दिन में इंडिया का रेमिटेंस में नेपाल का नंबर देख लीजिएगा, हम लोग 8 नंबर में रेमिटेंस भेजने वाले हैं इंडिया में। हुँ, हुँ। इंडिया के रेमिटेंस के रिकॉर्ड में हम लोग 8-9 नंबर में हैं, हुँ, हुँ। इतना पैसा भेजते हैं हुँ, हुँ। और हमारे लोग बाहर से हमको रेमिटेंस भेजते हैं। हुँ, हुँ। तो ये इसके चलते अब उन लोगों को कैसे रोका जाए? तो कृषि एक चीज़ हो सकता है। तो कृषि के साथ होने के लिए उसमें कुछ इंटरेस्ट भी तो जोड़ें। तो जी। एग्रीकल्चर विथ टूरिज़्म। टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म से ही लोगों को ये हो सकता है। नेपाल को और कुछ करना भी नहीं है। जी। नेपाल के पास जो प्राकृतिक सुंदरता है और लोगों के पास जो सहनशीलता है, वो दोनों चीज़ और अतिथि देवो भव वाला जो हमारा लाइन है, कंसेप्ट है। उस लाइन से और पशुपतिनाथ और कैलाश का जो रास्ता, मानसरोवर वाला रास्ता और माँ जानकी का और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, ये चीज़ ही नेपाल के लिए जीवन भर के लिए काफ़ी वरदान है। जी। अब हमें करना क्या है कि लोगों को यहाँ आए और भारत के 140 करोड़ की आबादी से 10% लोग एक साल में और इन चाइना के आबादी के 10% लोग, कोई बौद्ध के कारण से, कोई हिमालय चढ़ने के हिसाब से, कोई कैलाश मानसरोवर जाने के लिए वो लोग आए, तो नेपाल का समुन्नति में कोई भी दुनिया का सबसे रिच कंट्री हम लोग बन सकते हैं। उसके लिए हमें उसको सिखाना ज़रूरी है। हमारे देश बनाने के लिए कोई बाहर से लोग नहीं आएगा, जी। यहीं के लोगों से बनाना है। तो एग्रीकल्चर के लिए उन लोगों को यहाँ रुकाना है, घर-घर पे
पैसेंजर को भेजना है, वो लोग पैसा करेंगे, वो लोग से पैसा देगा, वहाँ क्या आएगा, खुशियाँ आएगा, खुशियों से वो लोग का अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो खरीद लेंगे। तो इस तरीक़े से अभी हम लोग के देश में पूरे देश भर जाने के लिए रास्ता पहला नहीं था, अभी है। अभी उसको स्तरीय करना है और लोकल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट को थोड़ा कंसेप्ट को चेंज करना है। मैं इस आर्टिकल में लिखता ही रहता हूँ, जी। गवर्नमेंट का अपना कंसेप्ट को चेंज करना है। हमारे देश का क्लाइमेट में जो दुनिया में नहीं हो सकता है वो हो सकता है, वो दुनिया भर हम बेचेंगे, पैसा खाएँगे। मतलब वो पैसा लेके आएँगे, देश को समुन्नत बनाएँगे, जीडीपी बढ़ाएँगे। तो यही चीज़ आप देखिए कि इज़राइल में 2% लोग किसानी करते हैं और 100% लोग उसको खाते हैं और अड़ोस-पड़ोस में भी वो डॉलर दे के सामान बेचते हैं। अब हमारे तो यहाँ 60% मोर देन पीपल एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, लेकिन हम बाहर से लाते हैं, आलू भी बाहर का, टमाटर भी बाहर का, जीरा भी बाहर का और चावल भी बाहर का। तो ये क्या गड़बड़ी है? इस गड़बड़ी में काम करना है, तो एग्रीकल्चर में अभी मैं काम कर रहा हूँ, आने वाले दिन में इसमें और भी काम करूँगा और लोगों को पहला शिक्षित करना है, जगाना है। लोगों के अंदर जागरण भरना है। जागरण भरने के बाद वो अपने आप को जान लेंगे। अगर आपको आईना दिखा देंगे, तो आईने के आगे देखने के बाद आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें आप देख पाएँगे। तो ये आईने के रूप में, जो मिरर के रूप में हमें उन लोगों को समझाना है और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है, टोटल बजट में 6% कृषि में पैसा रखते हैं और हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र नहीं होता है, तो ज़मीन सूखा रह जाता है। तो ये लफड़ा से बाहर निकलने के लिए, जब हमारे पिताजी, दादाजी के ज़माना था, तब गाय के गोबर और लोकल जो मल बनता था, फर्टिलाइज़र बनता, उसी से उजनी होके हम कोरिया को दान में चावल दे सकते थे। तो आज के दिन क्यों में नहीं? वो ज़मीन में क्या हुआ, इतना उर्वर भूमि है हमारा। तो अब अभी मैं आजकल मैं एक और आर्टिकल भेज इसी रहा हूँ। विषय पर। हाँ, एग्रीकल्चर में भेज रहा हूँ, मैं आपको अंग्रेजी में भी भेज जी, दूँगा। जी। तो देख लीजिएगा कि कृषि में क्या हो सकता है, संभावना क्या है, कि इतना डाइवर्सिटी है हमारे क्लाइमेट में। आप 20 किलोमीटर के अंदर, अभी आप हाफ टी-शर्ट पे हो, 20 किलोमीटर आप आगे चले जाओगे तो आपको मोटे चादर चाहिए। जी, इतना डाइवर्सिटी है। जी। इस डाइवर्सिटी के अंदर हमें जो चीज़ करना चाहिए, तो वो हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। वो आने वाले दिन में हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग उसको उठाएँगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश हमारे बहुत रिच कंट्री है। हमारे पास यूरेनियम है, पॉलिसी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे खनिज चीज़ है, जिस चीज़ को हम दुनिया को बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। दुबई ने क्या किया, उसके ज़मीन के अंदर तेल को दिखा के दुबई को आगे बढ़ाने की जो काम किया, और आज दुनिया में दुबई एक देखने लायक हो गया और सारे लोग वहीं उमड़ रहे हैं। तो हम नेपाल में भी ये कर सकते हैं, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है और मैं उसमें भी काम करूँगा। एक अरुण जी, यहाँ पर ये बात ज़रूर मैं प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि आपने दुबई को भी आपने अभी इस बात में बोला है। हाँ। देखिए, दुबई और नेपाल का भी मेरी ये 15वीं विज़िट है आपके इस देश में। काफ़ी क्षेत्र मैंने अभी देखा है, और जो मैंने पाया है, शायद आप इस बात को ज़रूर अच्छे से बता पाएँगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो हालाँकि आपने पीछे उल्लेख करा है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की, रेलवेज़ है नहीं, तो और फिर आपके यहाँ फ्लाइट के लिए लोग बड़ा इनसिक्योर महसूस करते हैं फ्लाइट लेते हुए। तो इन तमाम चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आपका क्या कहना है कि ऐसी क्या इमीडिएटली ज़रूरत है, ताकि बाहर का टूरिस्ट, वाक़ई इसमें कोई दो राय नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शायद कमी है? नहीं, नहीं। पड़ोसी 2 देश हैं हमारे, बड़े मजबूत देश हैं। हमें हमारे देश के जो लीडर। पॉलिटिशियन लीडर हैं, उन लोगों के समझ में नई चीज़ आ जाना चाहिए और पड़ोसियों को भी ये नई चीज़ सोचना चाहिए। मैंने कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जब वो गुजरात के सीएम। सीएम थे, तब मैं मिला था। मैं बाद में भी मिला हूँ, लेकिन उस वक़्त मैंने बोला कि मैंने कि आपके पास सब चीज़ है, फिर आप कुछ भी प्रगति नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? मोदी जी ने बोला आपको? हाँ, तो मैंने बोला ज़रूर बात है। हुँ। पड़ोसी को भी तो हमें साथ देना चाहिए। आपका जितना भी व्हीकल आता है यहाँ खाद्यान्न लेकर, तेल लेके, गैस पहुँचाने के लिए, और सारे यहाँ से खाली लौट जाते हैं। सोना बह रहा है वहाँ पे, हाँ। और आपके रेल में करोड़ों लोग चलते हैं और वो पानी शुद्ध नहीं है। आप रेल में, यहाँ से रेल में पानी ले जाओ, गाड़ी में पानी ले जाओ, 1700 किलोमीटर ओपन एरिया है, वहाँ पे पूरा नेपाली को बोलो पानी पैक करो,
क्वालिटी चेक करो और पानी ले जाओ। 1 रुपया पर दिन ले जाओ, 200 करोड़ रुपया की 200 लीटर ले जाओ, 200 करोड़ लीटर ले जाओ, 100 करोड़ लीटर ले जाओ, और ये पानी को नेपाल का जो गर्भ का जो पानी है, वो पानी से ही नेपाल में कोरोना नहीं हुआ है। तो ऐसा सोच बगल को भी होना चाहिए। जी। मार्केट जब चीज है, रिसोर्सेस है, तो रिसोर्सेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बस खाली पॉलिटिक्स के हिसाब से, खाली सिस्टम मिलाने के हिसाब से, ये छोटे देश को, दोनों देशों के बीच में हम बीच में हैं। चाइना के लिए बुद्ध काफी है नेपाल में, इंडिया के लिए भी बुद्ध काफी है, और सीता माता का भी बात है, और हिमाल और पशुपतिनाथ का सबसे, देवादिदेव पशुपतिनाथ का सबसे अच्छा गृह काठमांडू में है, ज्योतिर्लिंग के साथ। तो इस चीज को हम लोग आपस में मिल के, पॉलिटिक्स से बाहर निकल के, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में काम करना चाहिए। चाइना अपना तरीका से लेके आ रहा है, अमेरिका अपना तरीका से ले आ रहा है, और पड़ोस में अपने भाई के पास इतना बड़ा माल है और उसको बोलने के लिए भारत को भी मुश्किल हो रहा है। तो इसमें भी सोचना चाहिए। नेपाल का डेवलपमेंट के लिए आज के बीच में ये 10, 20, 25 साल जो पॉलिटिशियन लोग आए, उन लोगों के पास दूरदर्शिता नहीं था, दूर का विजन नहीं था। लेकिन आज के नई पुस्ता जो दुनिया देख के आई है, वो लोग जब इसको ड्राइव करेंगे, तब ये चीज अपने आप ऊपर आ जाएगी। और एक कहावत है गीता में कि समय से आगे और भाग्य से ज्यादा मिलने वाला नहीं। तो हमारा समय नहीं आया था, जब समय आएगा तो कुछ देर नहीं लगेगा। आप अभी देख लीजिए 15 साल लौट के वियतनाम को, 15 साल पहले वियतनाम का पोजीशन क्या था और आज वियतनाम कहाँ पे है। कंबोडिया को देख लीजिए, आप भूटान को देख लीजिए, कहाँ पहुंच रहे हैं। मतलब समय आने के बाद ही होगा। तो अच्छे अच्छे देशों को पीछे छोड़ के भी निकल सकते हैं, लेकिन अपने देश